नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 16 सितंबर 2025 है और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो दो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। पहला जो आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स से संबंधित है। कैसे देखो समाज ना उनको विचारा करके देखता है, क्योंकि देखो मीडिया में भी ये दिखाया जाता है, फिल्मों में भी ये दिखाया जाता है, लेकिन इससे ना उनकी जो डिग्निटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो इस आर्टिकल में ना दो संविधान के आर्टिकल्स के बीच में टकराव है। एक तरफ आर्टिकल 19 और दूसरी तरफ आर्टिकल 21। तो कैसे कौन सा आर्टिकल जीतता है वो हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। और फिर देखो दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे एक सक्सेस स्टोरी से संबंधित है। सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की जो संख्या है वो बढ़ी है, तो ये सक्सेस स्टोरी है, एक अचीवमेंट है, लेकिन हमने कैसे पॉसिबल किया, मतलब कैसे हमने सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की संख्या को इंक्रीज किया। दोनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो आज थोड़ा ना आपको अलग ढंग से दिख रहा होगा। एक्चुअल में ना आज मैं थोड़ा बाहर आया हुआ हूँ। बाहर क्या मतलब मध्य प्रदेश में आया हुआ हूँ, इंदौर में, क्योंकि ना मध्य प्रदेश पीसीएस का रिजल्ट आया था। तो बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स थे अपनी कम्युनिटी के, जिन्होंने बोला कि सर आपसे मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो आज एक मीटअप है और तो उसी सिलसिले में मैं इंदौर आया हुआ हूँ। तो इसलिए वो कंप्यूटर तो है नहीं, लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो क्वालिटी इसमें खराब ही आती है। तो इसलिए आर्टिकल भी दो ही डिस्कस कर रहे हैं। मुझे लगा कि जैसे तैसे करके आज काम चला लेते हैं। खैर चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स से संबंधित है। ये देखो मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, बट टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, सारा फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इसलिए ये ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड हो गया था, अब मिट नहीं रहा है एक्चुअली में। ये कोई बात नहीं। आर्टिकल क्या कहता है देखो, हाल ही में ना दो घटनाएं वायरल हुई। एक तो देखो इंस्टाग्राम पे ना एक रील बहुत ज्यादा वायरल हो गई, जिसमें ना एक लड़की ना एक व्हील चेयर वाले लड़के को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ना डेट नहीं कर सकती, क्योंकि तुम व्हील चेयर यूज कर रहे हो, तुम व्हील चेयर पे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डेट नहीं करूंगी। एक तो ये रील काफी ज्यादा वायरल हो गई। और दूसरी, समय रैना को तो आप सब जानते होंगे, स्टैंड अप कॉमेडियन है। समय रैना ना अपने शो में डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, और यह मामला तो इवन सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा। आगे आएंगे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या बोला। लेकिन देखो ये दो जो घटनाएं हैं ना हमें क्या बताती हैं। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि देखो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के बारे में ऐसी सोच, इतना अवेयरनेस के बाद भी, मतलब डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को बायस के नजरिए से देखा जाता है। ये देखो एक माइंडसेट का सिम्टम है। ये माइंडसेट है प्रिजुडाइस्डनेस, मतलब ये माना जाता है कि जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं वो हमसे अलग हैं, हमसे कम हैं, तो उनके बारे में ना ह्यूमर क्रिएट किया जाता है। वो एक्चुअल में ह्यूमर नहीं होता, वो उनके लिए ना ह्यूमिलिएशन बन जाता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, 2009 में ना यूएस में एक शो आया जिसका नाम था ग्ली। अब इस ग्ली शो में ना एक कैरेक्टर था आरटी एब्राम्स। अब आरटी एब्राम्स को ना इस प्रकार से दिखाया जाता है इस शो में कि ना बाकी लोग ना मोटिवेट हो कि अच्छा ये डिफरेंटली एबल पर्सन है, ये व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहा है। तो ना डिफरेंटली एबल पर्सन को ना टीवी शोज में एक इंस्पिरेशनल पोर्न की तरह यूज किया जाता है, इंस्पिरेशनल पोर्न की तरह इनको दिखाया जाता है। और देखो टीवी जो दिखाता है, मीडिया जो दिखाता है, वही माइंडसेट तो फिर लोगों में डेवलप होता है, वही सोच तो फिर लोगों में डेवलप होती है। इवन आप हिंदी मूवीज देख लीजिए। हिंदी मूवीज में आप देखो, एक ना मूवी आई थी जीवन नैया, 1936 में मूवी आई थी। इस मूवी में ना यूं दिखाया गया कि जो पर्सन अंधा था ना, भगवान ने उसको ना किसी प्रकार की पनिशमेंट दी है, इस वजह से वो जो पर्सन है वो अंधा है, वो देख नहीं सकता। गांव देहात में देखो ये जो सोच है ना आज भी मौजूद है कि कोई पर्सन डिफरेंटली एबल्ड है, इसका मतलब उसने पास्ट में ना कोई पाप किया होगा, इस वजह से वो इस जन्म में डिफरेंटली एबल्ड है, डिसेबल है, भगवान ने उसको ऐसा बनाया है। या फिर देखो तीसरे नंबर पे जो डिफरेंटली एबल पर्सन है ना उनके साथ में कॉमेडी क्रिएट की जाती है। एक तो मूवी मुझे भी याद है, कादर खान और अनुपम खेर की मूवी थी हम हैं कमाल के। उसमें कादर खान सुनाई नहीं देता उनको और अनुपम खेर को दिखाई नहीं देता, तो कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की गई है इन कैरेक्टर से। फिर टॉम डिक एंड हैरी ये मूवी आई थी 2006 में, प्यारे मोहन मूवी आई 2006 में। इन मूवीज में ना जो इनकी डिसेबिलिटी है ना कैरेक्टर्स की, उनको एग्जैजरेट करके दिखाया गया है और उसी से फिर कॉमेडी जनरेट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन देखो जब ऐसा किया जाता है ना, जब ऐसा किया जाता है तो होता क्या है, जो ये डिफरेंटली एबल पर्सन है ना
उनकी देखो डिसेबिलिटी ही उनकी पहचान बन जाती है। मान लीजिए महेश है, महेश ब्लाइंड है, देख नहीं सकते, लेकिन देखो महेश की अलग से एक यूनिक पर्सनैलिटी भी तो है ना, हम सब की तरह। लेकिन महेश की यूनिक पर्सनैलिटी को सब इग्नोर कर देंगे। महेश की आइडेंटिटी बन जाती है सिर्फ एक चीज की, महेश देख नहीं सकते, महेश ब्लाइंड है। यह सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज है। और देखो इंपैक्ट जानते हो क्या होता है इन चीजों का? जब ये सब चीजें होती है ना डिफरेंटली एबल्ड पर्संस के साथ में, तो देखो उनकी जो डिग्निटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उनका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। मतलब उनको बार बार बेचारा करके दिखाया जाता है, विक्टिम करके दिखाया जाता है। तो इवन देखो बहुत सारे जो डिसेबल्स हैं ना, उनको भी लगने लगता है कि यार हमारे साथ कोई दिक्कत है, समझ गए? धीरे धीरे उनको भी लगने लगता है कि ये भेदभाव जो है वो नॉर्मल है। और फिर देखो उनको ना दिक्कतें आने लगती हैं रियल लाइफ में भी। मैरिज की दिक्कत आती है, जॉब में दिक्कत आती है, रियल लाइफ में उनके लिए रियल रुकावटें पैदा हो जाती हैं, रियल ऑब्स्टेकल्स पैदा हो जाते हैं। तो ये नुकसान होते हैं। फिर देखो राइटर ना संविधान की बात करते हैं। संविधान के 4 जजमेंट्स का जिक्र किया गया है, मतलब संविधान के 2 आर्टिकल्स का जिक्र किया गया है और एक एक्ट का, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजमेंट्स का जिक्र किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सीधी सी बात है, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, बोलता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता, इक्वल ट्रीटमेंट की बात करता है आर्टिकल 15। फिर है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ये देखो सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं है। मेनका गांधी केस में जब जजमेंट आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट को एक्सपेंड कर दिया और बोल दिया कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, सबको डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। फिर 2016 में ना एक जबरदस्त एक्ट आया था, राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये देखो, राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट। अब ये गेम चेंजर था। इस मॉडल ने ना नैरेटिव को शिफ्ट कर दिया। पहले ना डिफरेंटली एबल पर्संस की मदद करना एक चैरिटी समझा जाता था, लेकिन ना अब नैरेटिव ये है इस एक्ट के अनुसार कि ये उनका हक है, उनका राइट है, आप उनकी हेल्प करके उनकी मदद नहीं कर रहे हो। और इसी एक्ट के सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में यह बोला गया है कि सरकार को इंश्योर करना होगा कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है ना, उनको इक्वालिटी, डिग्निटी और रिस्पेक्ट मिले। यह सरकार को इंश्योर करना होगा, सरकार की जिम्मेदारी है। तो यह कानून सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, जमीन पर उतारने के लिए है। लेकिन देखो जब सोसाइटी फेल हो जाए, जब सरकार फेल हो जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है। तो इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने 4 अच्छी अच्छी जजमेंट्स दी हैं। एक तो देखो निपुण मल्होत्रा वर्सेस सोनी पिक्चर्स फिल्म 2024 का केस है। इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की है कि विजुअल मीडिया में ना, जैसे टीवी में, वेब सीरीज में, विजुअल मीडिया में आप डिसेबल्स पर्संस को ना गलत ढंग से पोर्ट्रे नहीं कर सकते, आप उनको संविधान की वैल्यूज के हिसाब से ही दिखाओ। तो ये पहला जजमेंट। फिर देखो दूसरा जजमेंट आया इसी समय रैना के केस में। समय रैना ने अपने शो में डिफरेंटली एबल पर्संस का मजाक उड़ाया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला समय रैना को कि भाई ह्यूमर क्रिएट करना अच्छी चीज है, लेकिन जब हम दूसरों पे हंसते हैं ना और एक कम्युनिटी की सेंसिबिलिटी को ठेस पहुंचाते हैं ना, तब ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तब उस कम्युनिटी पे हंसी मजाक ठीक नहीं है। मतलब मजाक करो लेकिन किसी का मजाक बनाओ मत, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला समय रैना केस में। फिर ये केस है इंडिबली क्रिएटिव वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये 2019 का केस है। इस केस में क्या किया गया था? देखो एक सेटायर क्रिएट किया गया था। सेटायर मतलब ह्यूमर की सहायता से किसी पर्सन को, आइडिया को, बिहेवियर को टारगेट करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो सेटायर क्रिएट करना अच्छी बात है, क्योंकि ये सोसाइटी के कॉन्ट्राडिक्शंस को सामने लाता है, सोसाइटी में जो गलत हो रहा है उसको सामने लाता है। लेकिन देखो ये भी आर्टिकल 19 के सेक्शन 2 में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ना, उनके अंडर आता है। देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना एब्सोल्यूट नहीं है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे ना जैसे समय रहना है, समय रहना ये कहते हैं कि देखो मेरे पास ना आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैं कुछ भी बोलूं, मतलब डिफरेंटली एबल पर्संस के बारे में बोल सकता हूं, मैंने मजाक किया है। तो ना सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि देखो आपके पास में आर्टिकल 19 है ना, तो आर्टिकल 19 सेक्शन 2 में ना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं। तो समय रहना कहते हैं कि सर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बताई गई है ना, उसमें डिग्निटी वर्ड नहीं लिखा गया है, उसमें यह सब लिखा गया है डिसेंसी, मोरालिटी, डिफेमेशन। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना ये बोला कि नहीं, आर्टिकल 21 भी है डिफरेंटली एबल पर्संस के पास, यानी राइट टू लाइव विद डिग्निटी।
तो आप किसी दूसरे का फंडामेंटल राइट हर्ट नहीं कर सकते। तो मतलब यह है कि देखो संविधान निर्माताओं ने तो देखो डिफरेंटली एबल पर्संस के बारे में साफ साफ नहीं लिखा, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया है कि आप किसी कम्युनिटी का उपहास नहीं उड़ा सकते, यह आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर नहीं आता है। वैसे भी देखो सुप्रीम कोर्ट के पास में तो जबरदस्त पावर है आर्टिकल 142 के अंतर्गत। मतलब आर्टिकल 142 ये कहता है कि कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए ना सुप्रीम कोर्ट कुछ भी ऑर्डर पास कर सकती है। तो असल में देखो इस पूरे आर्टिकल का कंक्लूजन यही निकलता है, राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, राइट्स भी वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच देखो एक इंपॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का, ये बात सही है, लेकिन डेमोक्रेसी की जो नींव है वो डिग्निटी फॉर ऑल पर टिकी हुई है। अगर आपकी आजादी एक ऐसे ग्रुप को चोट पहुंचा रही है जो सदियों से अत्याचार और भेदभाव का शिकार रहा है, तो उस आजादी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जरूरी हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के कंजर्वेशन से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो हुआ ये कि हाल ही में ना एक सर्वे कंडक्ट हुआ था सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में। वहां पे ना जो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स है ना उनकी गिनती की गई थी, और जानते हो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है कि जो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स है ना उनके नंबर बढ़ गए हैं। उनकी पॉपुलेशन में ना इवन डाइवर्सिटी भी बढ़ी है। मतलब बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब हैं उनकी पॉपुलेशन में। तो देखो जैसे एक हेल्दी फैमिली में सब कुछ होता है ना, मतलब बूढ़े भी हैं, पूरी फैमिली कंप्लीट है, एल्डर्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं। तो उसी प्रकार से इनकी गिनती हुई ना, तो एल्डर्स भी मिले, बच्चे भी मिले, जवान भी मिले, सब मिले। और बात देखो सिर्फ इनके नंबर्स के बढ़ने की नहीं थी, क्योंकि बात है कि ये इकोलॉजिकल सक्सेस है। ये इस बात का प्रूफ है कि हमारा कंजर्वेशन सिस्टम अब काम कर रहा है। थोड़ा सा बेसिक्स में आपको सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के बारे में बता दूं। देखो साइंटिफिक नेम वगैरह तो यूपीएससी पूछती नहीं है, लेकिन कुछ और चीजें जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स जो होते हैं ये दुनिया के ना सबसे बड़ा लिविंग रेप्टाइल होते हैं, और इनको साल्टीज भी बोलते हैं। कहां पे ये जो सेंसस है वो कंडक्ट हुआ सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स का? सुंदरबन में हुआ। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये इंडिया बांग्लादेश दोनों जगह पे फैला हुआ है, दोनों देशों में। इवन जो रॉयल टाइगर है उनका घर भी सुंदरबंस में है। तो कंटेक्स्ट क्लियर है। अब देखो सक्सेस की बात मानते हैं कि सुंदरबन सक्सेस की बात करते हैं कि आखिर पॉसिबल कैसे हुआ कि जो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं उनकी जो संख्या है बढ़ गई। देखो ये जो सक्सेस मिली है ना इनकी संख्या बढ़ाने में, ऐसा नहीं कि ये रातों रात हो गया, एक्सीडेंट है, नहीं। एक्चुअली में इनकी संख्या बढ़ाने के लिए ना बहुत बढ़िया सॉलिड स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की गई। तो मेनली देखो दो हीरो हैं जिसकी वजह से इनकी जो संख्या है वो बढ़ गई। पहला तो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे देश में वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। इस एक्ट में ना अलग अलग शेड्यूल्स हैं। जैसे देखो कुछ जो एनिमल्स है शेड्यूल 1 में आते हैं, कुछ शेड्यूल 2 में आते हैं। तो जो शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में आते हैं ना उनको तो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिलता है। मतलब जैसे Z+ सिक्योरिटी, इनका शिकार करने पर सबसे ज्यादा सजा होती है। वो एनिमल्स जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में आते हैं इनको आप नहीं मार सकते, मारोगे तो सबसे ज्यादा सजा होगी। टाइगर, एलिफेंट और हाँ सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल जिसपे आज का आर्टिकल है, सब इन्हीं लिस्ट में आते हैं। फिर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4। इन शेड्यूल्स पे देखो प्रोटेक्शन तो है बट पेनल्टीज थोड़ी कम है। वाई सिक्योरिटी मान लो, मतलब इन शेड्यूल्स के अंदर जो एनिमल है वो आते हैं, उनको मार दोगे तो थोड़ी कम सजा होगी, ज्यादा नहीं, फाइन कम है। शेड्यूल 5 में आते हैं वर्मिन, मतलब वो एनिमल्स जिनका शिकार हो सकता है, जैसे कौए हैं, फ्रूट बैट हैं, ये सब। और शेड्यूल 6 में क्या आता है? शेड्यूल 6 में देखो वो प्लांट्स आते हैं जिनकी खेती हमारे देश में अलाउड नहीं है, जिनका कल्टीवेशन हमारे देश में अलाउड नहीं है। तो पहली चीज क्या की गई जिसकी वजह से क्रोकोडाइल्स की संख्या बढ़ी? क्रोकोडाइल्स को ना ब्लैंकेट लीगल प्रोटेक्शन मिला। मतलब कानून ने यह बोला कि इनको अगर हाथ लगाया तो जेल जाओगे। मतलब Z+ सिक्योरिटी दी गई
इनको एक प्रकार से हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। इसके अलावा देखो एक प्रोजेक्ट का जिक्र किया जाता है आर्टिकल में। प्रोजेक्ट का नाम है भागाबातपुर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट। ये जो भागाबातपुर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है ना, ये देखो इंडिया का ना एकमात्र क्रोकोडाइल स्पेसिफिक कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर है। मतलब जहां पे ना क्रोकोडाइल्स को पकड़ के उनकी ब्रीडिंग वगैरह करवाई जाती है। एकमात्र क्रोकोडाइल स्पेसिफिक कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर है। कैसे काम करता है ये भागाबातपुर क्रोकोडाइल सेंटर? मतलब लोकल नाम तो कुछ और होगा, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर रहा हूं। तो कैसे काम करता है ये प्रोजेक्ट? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखो जंगल से ना क्रोकोडाइल के जो एग्स है ना वो कलेक्ट कर लेता है। फिर देखो उन एग्स को ना सेंटर में लाया जाता है। सेंटर में सेफ इन्वायरमेंट में उनको इंक्यूबेट किया जाता है। मतलब वैसी कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं ताकि अंडे से बच्चे निकले। तीसरा, जब बच्चे निकलते हैं ना, जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो उन्हें फिर देखो पाला जाता है। जब वो थोड़े और बड़े और थोड़े स्ट्रोंग हो जाते हैं तो फिर देखो उनको वापस ना सुंदरबन में छोड़ दिया जाता है। ऐसे काम करता है ये पूरा भागाबातपुर जो क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है। और जरूरत क्यों पड़ी इस सेंटर को इस्टेब्लिश करने की? देखो जंगल में ना क्रोकोडाइल्स के बच्चों का ना सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। कभी देखो किसी शिकारी ने खा लिया, कभी आपस की लड़ाई हो गई, नेचुरल डिजास्टर आ गए। तो देखो ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये हेड स्टार्ट उनको दे देता है। मतलब कम से कम अंडे से बच्चे निकले तो सही, जन्म तो हो, उसके बाद जंगल में उनको छोड़ दिया जाए। तो सक्सेस का फॉर्मूला क्या बना? सक्सेस के फॉर्मूले में ना दो चीजों ने रोल प्ले किया। एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, दूसरे नंबर पे ब्रीडिंग सेंटर। ये ब्रीडिंग सेक्टर का जो प्रोजेक्ट था, मतलब टारगेटेड एक्शन लिया गया। दोनों चीजों से क्रोकोडाइल्स के कंजर्वेशन में सक्सेस मिली। तो आर्टिकल इसको नाम देते हैं इंडियाज मॉडल। ये इंडिया का मॉडल है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। देखो हमारा फोकस ना हिस्टोरिकल, अगर हम देखेंगे ना ऐतिहासिक रूप से हमारा जो फोकस है ना कुछ ही कैरिस्मेटिक स्पीसीज पर ज्यादा रहा है। मतलब कुछ ही स्पीसीज पे हमने ज्यादा फोकस किया है उनको बचाने पे, जैसे टाइगर वगैरह हैं। तो राइटर बोलते हैं जैसे टाइगर है, एलिफेंट है, स्नो लियोपर्ड है, पांडा है, इनके नाम पे ना एनजीओज को फंडिंग मिलती है। सरकार प्रोजेक्ट्स अनाउंस करती है जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट। पब्लिक ओपिनियन जो है वो इन एनिमल्स के फेवर में होता है। और ना ये वाइल्ड लाइफ के शाहरुख खान, विराट कोहली ये सब बन जाते हैं। मतलब एलिफेंट्स के, टाइगर्स के इनके पोस्टर बिकते हैं। लेकिन देखो बहुत सारी जो स्पीसीज है ना वो नॉन कैरिस्मेटिक हैं और ये है वाइल्ड लाइफ के नवाजुद्दीन। मतलब क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, ब्रिलियंट है, बट देखो इनका पोस्टर मार्केट में नहीं बिकता। मतलब लोग इनको देख के ओ ये नहीं करते। मतलब जैसे क्रोकोडाइल्स हैं, स्नेक्स हैं, फ्रॉग्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनके लिए पब्लिक अफेक्शन जो है ना उतना नहीं होता जितना टाइगर्स और एलिफेंट्स के लिए होता है। इसलिए ना इनके लिए ना फंडिंग मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब देखो कंजर्वेशन, ये राइटर ये बोलते हैं कंजर्वेशन देखो इमोशन से नहीं, साइंस के बेस पे और सॉलिड एक्शन से होना चाहिए। क्रोकोडाइल्स को बचाने के लिए ना उनको क्यूट बनाना जरूरी नहीं था, जैसे टाइगर्स क्यूट हैं या फिर एलिफेंट्स क्यूट हैं। हमें ना यह समझना जरूरी था कि भाई क्रोकोडाइल्स को बचाना क्यों जरूरी है। तो ये जो माइंडसेट चेंज हुआ ना तब जाके सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की जो संख्या है वो इंक्रीज हो सकी। अब वैसे आप में से कुछ लोग पूछ लेंगे कि सर ये क्रोकोडाइल इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, आप ये भी बता दो, इतना कुछ आपने बता दिया। तो देखो क्रोकोडाइल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहली चीज ये एपेक्स प्रीडेटर है और कीस्टोन स्पीसीज हैं। अब आप पूछोगे सर ये एपेक्स प्रीडेटर कौन होता है, कीस्टोन स्पीसीज क्या होते हैं? ये तो सारा आज प्रीलिम का पढ़ लोगे आप। एपेक्स प्रीडेटर मतलब देखो फूड चेन में ना सबसे ऊपर, मतलब इसका कोई नेचुरल शिकारी नहीं होता, ये बॉस हैं। अब इंसान इनको पकड़ ले तो वो अलग बात है, अदरवाइज ये अपने आप में बॉस हैं, फूड चेन में सबसे ऊपर आते हैं। और कीस्टोन स्पीसीज मतलब देखो मान लीजिए एक आर्क है, इस प्रकार से एक आर्क है। अब आर्क के बीच का पत्थर आप निकाल दोगे ना तो फिर देखो पूरी आर्क गिर जाएगी।
तो इसलिए जो बीच का पत्थर है वो इस पूरी आर्क का की स्टोन है। तो उसी प्रकार से देखो जो की स्टोन स्पीसीज होती है ना, पूरा अगर उनको वो मर जाए या फिर उनको नुकसान पहुंच जाए ना, तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो क्रोकोडाइल का काम क्या है इकोसिस्टम में? क्रोकोडाइल का काम देखो, एक तो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। किन की? मछलियों की। जो मछलियां हैं, क्रैब्स हैं, दूसरे जानवर हैं, उनकी आबादी को कंट्रोल करता है क्रोकोडाइल, ओवर पॉपुलेशन से बचाता है। दूसरा ये काम करते हैं स्क्वेंजर का। स्क्वेंजर मतलब ये जो पानी में मरे हुए जानवर नहीं होते, उनकी लाशों को खा जाते हैं, पानी साफ रखते हैं, बीमारियां फैलने से रोकते हैं। मतलब सुंदरबन के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यूं कह सकते हो आप। फिर तीसरा है इकोलॉजिकल इंडिकेटर। क्या है? इकोलॉजिकल इंडिकेटर मतलब ये एक डॉक्टर की तरह है। अगर देखो क्रोकोडाइल ना पॉपुलेशन, क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन हेल्दी है ना, मतलब पानी में खाना अच्छा है, पानी की क्वालिटी अच्छी है, ब्रीडिंग का जो हैबिटेट है वो अच्छा है। इन शॉर्ट अगर इनकी हेल्थ अच्छी है तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो अच्छा काम कर रहा है। जब देखो हम क्रोकोडाइल को बचा रहे हैं, हम सिर्फ एक स्पीसीज को नहीं बचा रहे हैं, हम पूरे मैनग्रोव इकोसिस्टम की हेल्थ को बचा रहे हैं। समझे? तो लास्ट में देखो कंक्लूजन में राइटर क्या बोलते हैं। कंक्लूजन में ये बोलते हैं, आजकल देखो चैलेंजेस हैं, अभी भी कुछ गैप हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का जो खतरा है ना वो बढ़ता जा रहा है। मतलब समुद्र का जो पानी है, समुद्र का पानी नदियों में घुस रहा है। इस वजह से ना नदियों का पानी ज्यादा खारा हो जाता है, ज्यादा सैलाइन हो जाता है। और साल्टीज यानी जो ये सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स है ना, जिनका नाम ही सोल्ट वाटर है, ये लोग तो इस खारे पानी को झेल जाते हैं। लेकिन देखो दूसरे जानवर जैसे फ्रॉग्स वगैरह हैं, वो खारे पानी को नहीं झेल पाते, जैसे फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं। तो देखो जब इनके शिकार ही मर जाएंगे तो फिर ये जिंदा रह के क्या करेंगे? ये दिक्कत है एक तो। मतलब क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्र का पानी नदियों में घुस जाता है, नदियों का पानी खारा हो जाता है। तो ये सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल तो झेल जाते हैं, लेकिन जिनका शिकार ये लोग करते हैं ना वो नहीं झेल पाते। फिर है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, दूसरा चैलेंज है। मतलब देखो समुद्र में पानी का लेवल ना बढ़ रहा है और धीरे धीरे इरोजन भी ज्यादा हो रहा है। मैनग्रोव्स के बीच की जो जमीन है ना वो कट रही है, घर टूट रहे हैं जानवरों के, तो इसलिए इनका जो हैबिटेट है ना वो फ्रेगमेंट हो रहा है धीरे धीरे। क्या हो रहा है? टुकड़ों में बट रहा है। और देखो हमारा जो अप्रोच है ना अभी भी रिएक्टिव है। मतलब प्रॉब्लम आती है तब हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। आग लगने पे हम कुआं ढूंढते हैं पानी आग बुझाने के लिए, लेकिन देखो हमें ना प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। प्रॉब्लम आने से पहले हमें तैयारी करनी पड़ेगी। समझ गए? तो वे फॉरवर्ड में राइटर के द्वारा यह बोला जाता है कि देखो हमें ना इंक्लूसिव विजन अपनाना पड़ेगा। सिर्फ हम टाइगर और एलिफेंट्स जैसे जानवरों पर ध्यान ना दें सिर्फ इसलिए कि वो क्यूट हैं। कंजर्वेशन में ना सबका साथ सबका विकास जरूरी है। और हमारी जो अप्रोच है ना वो रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, प्रोएक्टिव होनी चाहिए। लोगों को इवन देखो लोगों को ना समझाना भी जरूरी है, पब्लिक कम्युनिकेशन भी जरूरी है कि क्रोकोडाइल क्यों जरूरी है। जैसे आज मैंने आपको बताया तो ये पता होना चाहिए बाकी लोगों को भी। और क्लाइमेट चेंज के लिए भी आप स्ट्रेटेजी जो है ना पहले से बना के रखो। ऐसी जगहों को आप आइडेंटिफाई करो जहां पे क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है ना वो कम होगा, वहां पे आप स्पीशीज को ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करो। और ऐसी स्पीशीज जिनके लिए टाइम कम है, जो जल्द ही लुप्त होने वाली हैं, उनके लिए देखो फिर आप जैसे ये ब्रीडिंग सेंटर जैसे प्रोग्राम चलाओ ताकि उनको ज्यादा एग्रेसिवनेस के साथ में बचाया जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के बारे में।